चलिए, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे किन किन जगहों को इन्होंने ऑक्यूपाई किया था। तो सबसे पहले मुसलीपट्टनम इन 1605। हम इंडिया के इन पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, इंडिया के इस जगहों की बात कर रहे हैं जहाँ पर कंट्रोल किया था किसने, या जहाँ पे ट्रेड करना शुरू करा था किसने, डचों ने। क्लियर, कंट्रोल तो क्या किया है, फिलहाल तो ट्रेड कर रहे हैं, कंट्रोल करने का काम अभी किसी ने नहीं किया है, ये आपस में ही इनके क्या है, झगड़े चल रहे हैं। ठीक है, तो मसूलीपट्टनम को इन्होंने ऑक्यूपाई किया है एज अ ट्रेड सेंटर। इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री ही कहाँ पर लगाई थी, मसूलीपट्टनम में। ठीक है, 1605 आंध्र प्रदेश में आता है। पोर्तुगीज ने भी किया था मसूलीपट्टनम में, और ब्रिटिशर्स की भी पहली जो फैक्ट्री बनी थी वो मसूलीपट्टनम में ही बनी थी। क्लियर, ये बात ध्यान रखिएगा। अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी मसूलीपट्टनम में खोली थी। क्लियर, और उसके बाद फिर उन्होंने सूरत में अपनी कोठी खोली थी 1612 में। 1608 में जब आए थे तब उन्हें मसूलीपट्टनम में ही खोला गया था पहला फैक्ट्री। ठीक है, पुलिकट को इन्होंने पुलिकट में अपना ट्रेड सेंटर बनाया है 1610 में, 1610 में। सूरत में 1616 तक पहुंच गए थे। बिमलीपट्टनम में 1641 में पहुंचे थे। करिक्काल की बात करें तो यहाँ पे 1645, ये तमिलनाडु में आता है, कराईकल या करिक्काल। क्लियर, और अगर बात करें हम पुलिकट, ये उड़ीसा में आती है। पुलिकट लेक आपने सुनी होगी, सॉरी पुलिकट आती है आपकी तमिलनाडु में, है ना। चिल्का, पुलिकट, ये कुछ लेगून लेक्स हैं इंडिया की, लेगून झील, जैसे चिल्का झील हो गई है, पुलिकट झील हो गई है, और एक और नाम आता है इंपॉर्टेंट लेगून लेक्स में। ये ईस्टर्न कोस्टल रीजन में, पूर्व के जो तटीय क्षेत्र हैं इंडिया के, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट लेगून लेक्स की अगर बात करें, 3 इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें एक नाम आता है चिल्का, एक नाम आता है पुलिकट, और एक और नाम है चिल्का पुलिकट। चलिए कोई बात नहीं, अभी ध्यान नहीं हो रहा। तो ये जो पुलिकट है ना, ये तमिलनाडु में आता है। क्लियर, तमिलनाडु में आता है। ठीक है, सूरत हो गया, बिमलीपट्टनम, ये भी तमिलनाडु में है। करिक्काल की अगर बात की जाए, ये भी तमिलनाडु में है। चिंसुरा पश्चिम बंगाल में आता है 1653 में, और एक बैटल ऑफ चिंसुरा भी हुआ था बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड डच और ब्रिटिशर्स के बीच में बैटल ऑफ चिंसुरा भी हुआ था। आप लोगों ने पढ़ा होगा, हमने डिस्कस भी किया था। क्लियर, कि जब हमारा बैटल ऑफ पलासी हुआ था ना, बैटल ऑफ पलासी के युद्ध के दौरान, है ना, प्लासी के युद्ध के दौरान बैटल ऑफ चिंसुरा हुआ था। समझ गए। ठीक है, इसके बाद है कासिम बाजार। तो कासिम बाजार 1658 में, ये भी कहाँ आता है, ये भी आता है WB यानी वेस्ट बंगाल में। और एक बात और, यहाँ कासिम बाजार में इन लोगों ने कुछ सिक्कों की ढलाई का काम शुरू किया था, उन सिक्कों को पेगोडा कहा जाता था। क्लियर, ठीक है। पटना की बात की जाए तो आप सभी जानते हैं पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, एंड पटना इज द मोस्ट एंशियंट सिटी, and the Patna is ancient Patna is known as पाटलिपुत्र। क्लियर, और हमने तो पढ़ा ही है, क्योंकि एंशियंट इंडियन हिस्ट्री तो हमें पता है। पाटलिपुत्र सिटी वाज established by the ruler of हर्यक डायनेस्टी। क्लियर, हर्यक वंश के एक राजा के द्वारा पाटलिपुत्र बसाया गया था। और आप सभी को पता है कि हर्यक वंश में 3 महान शासकों की हमने बात की थी। पहले महान शासक थे आपके बिंबिसार, सेकेंड नंबर पे आते हैं अजात शत्रु, और एंड थर्ड नंबर पे आते हैं उदयन। और आप सभी को पता है कि उदयन के द्वारा ही पाटलिपुत्र सिटी को क्या किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था। और जब हम मीडिएवल इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं, मध्यकालीन भारतीय इतिहास की बात करते हैं, तो एक रूलर के बारे में हम पढ़ते हैं हु वाज नोन एज शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी, जिसके बचपन का नाम क्या हुआ करता था, फरीद। तो फरीद जो शेर शाह सूरी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुआ, और एक महान शासक बना, और महान वंश उसने बनाया, जिसने लगभग 15 ईयर तक, 15 सालों तक रूल किया है दिल्ली पर, 1540 से 1555 तक। 1555 में आफ्टर द बैटल ऑफ माछीवाड़ा एंड देन सरहिंद, हुमायूं केम बैक टू इंडिया एंड ऑक्यूपाई दिल्ली एंड आगरा। क्लियर, एंड सरपासिंग द सूर डायनेस्टी फ्रॉम दिल्ली एंड आगरा। तो ये जो कंडीशन, ये जो मैंने बातें बताई है शेरशाह सूरी के बारे में, शेरशाह सूरी ने ही जो पटना है, जो पाटलिपुत्र था, उसका नाम क्या कर दिया था, पटना कर दिया था। ये बात भी ध्यान रखिएगा। सो द शेरशाह सूरी रिनेम्ड द नेम ऑफ द सिटी पाटलिपुत्र फ्रॉम पटना। ठीक है, चलिए, तो पटना भी इन्होंने क्या किया है, ऑक्यूपाई किया 1658 में। ठीक है, बालासोर, ये उड़ीसा में आने वाला एक महत्वपूर्ण जगह है, बालासोर आइलैंड है, और ये भी इन्होंने क्या कर लिया था, यहाँ पर भी इन्होंने अपना ट्रेड सेंटर खोल लिया था। नागपट्टनम की बात की जाए तो नागपट्टनम को में 1659 में कोचीन, जो
बात की जाए कोचीन की, तो पोर्तुगीज का तो एक इंपॉर्टेंट सेंटर था और कैपिटल या हेडक्वार्टर भी बना लिया था इन लोगों ने कोचीन को, पोर्तुगीज ने। लेकिन पोर्तुगीज का जो हेडक्वार्टर था कोचीन, बाद में इन लोगों ने ट्रांसफर कहाँ कर दिया था, गोवा। 1610 1610 में 1530 में, इन 1530 में इन्होंने अपना हेडक्वार्टर क्या बना लिया था, गोवा बना लिया था, कैपिटल गोवा बना ली थी। किसने, पुर्तगालियों ने। और 1510 में इन्होंने गोवा को ऑक्यूपाई कर लिया था, किससे, बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से। तो उस जगह की बात नहीं कर रहे हम, कोचीन की बात कर रहे हैं। कोचीन में इन लोगों ने अपना पहला हेडक्वार्टर ओपन किया था पोर्तुगीज ने, और इन्होंने कोचीन को ऑक्यूपाई कर लिया है, कोचीन से भगा दिया है किसे, पोर्तुगीज को, इन 1663 गोलकुंडा में ही आता है। गोलकुंडा जो आज के समय हम हैदराबाद की बात करते हैं ना, जो आंध्र प्रदेश या हैदराबाद वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र को पहले क्या कहा जाता था, गोलकुंडा। और गोलकुंडा को भी इन्होंने, वहां पर भी अपने ट्रेड सेंटर्स बनाए थे 1660 में। एक्चुअल में जो मुसलीपट्टनम है वो गोलकुंडा के अधीन ही आया करता था उस दौरान, उस समय की बात करें तो। अच्छा, तो ये मैंने आप लोगों को उन क्षेत्रों की, उन जगहों की नाम बताए हैं जहां पर से इन्होंने पोर्तुगीज को सरपास किया है और अपने ट्रेड सेंटर्स बनाए हैं। क्लियर, कई जगहों पर दोनों के थे। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अगर हम बात करें दूसरी जगहों की या इंडिया के बाहर वाले स्थानों की अगर बात करें, तो इंडिया के बाहर इंडोनेशिया में ये लोग आए हैं सबसे पहले 1596 में। क्लियर, 1596 में इंडोनेशिया के सुमात्रा पहुंच गए थे, है ना। और अगर हम बात करें इंडोनेशिया के ही कुछ इंपॉर्टेंट जगहों की, तो इसमें एक अम्बोयना एक इंपॉर्टेंट आइलैंड है इंडोनेशिया में ही। अम्बोयना आइलैंड काफी फेमस है लोंग के लिए, है ना, क्लोब्स जो बोलते हैं, क्लोब्स के लिए काफी फेमस है। तो अम्बोयना आइलैंड को, है ना, उसे लमंग आइलैंड या लोंग आइलैंड के नाम से भी जाना था। अम्बोयना आइलैंड को भी इन्होंने अपने ट्रेड सेंटर के रूप में बनाया था इन 1605 में, अम्बोयना पर। क्लियर, अगर हम बात करें मसाला आइलैंड, जो मसाला आइलैंड या स्पाइस आइलैंड जो इंडोनेशिया में है, उसकी अगर बात की जाए तो 1619 है ना, मसाला आइलैंड यानी स्पाइस आइलैंड 1619 में। और फिर अगर बात की जाए श्रीलंका की, तो श्रीलंका पर भी चूंकि इन्हीं लोगों का पोर्तुगीज का ही कंट्रोल था, तो वहां से पोर्तुगीज को क्या किया है, भगा दिया, खदेड़ दिया है। और श्रीलंका को इन्होंने अपने कंट्रोल में किया है 1658। पूरे श्रीलंका को कंट्रोल में नहीं किया, मतलब उस पर्टिकुलर जगहों से, कोस्टल रीजन से जहां पुर्तगाली थे, उन्हें वहां से हटाया है 1658 में श्रीलंका। क्लियर, और एक जगह और है मलक्का, सबसे खास मलक्का 1641 मलक्का स्ट्रेट अब इनके कब्जे में आ गई है। क्लियर, मलक्का जल संधि पर इन्होंने अपना ऑक्यूपेशन कर लिया 1641 में, और वहां से भगाया है किसे, वहां से खदेड़ा है किसे, पोर्तुगीज को। क्लियर, अच्छा, पुर्तगालियों का एक नुकसान 1622 में भी हुआ था, 1622 में पुर्तगालियों के हाथ से क्या चला गया था, होर्मुज। और होर्मुज हालांकि डचों ने नहीं ऑक्यूपाई किया है, होर्मुज ऑक्यूपाई किया था ब्रिटिशर्स ने। अंग्रेजों ने होर्मुज पर कंट्रोल कर लिया था 1622 में। मलक्का इन्होंने कर लिया है 1641 में। तो ईस्टर्न ट्रेड का जो एक एंट्रेंस था वो इन्होंने चौक कर लिया है, और वेस्टर्न ट्रेड का जो एक एंट्रेंस था होर्मुज, उसको ब्रिटिशर्स ने चौक कर लिया है। तो यहाँ पे दोनों इंपोर्टेंट एंट्रेंस जहाँ पे पुर्तगाली बैठा करते थे, वहां से उन्हें खदेड़ने का काम किया। एक काम ब्रिटिशर्स ने किया, एक काम डचों ने किया। तो ये कुछ हल्का सा, देखिए क्वेश्चन उतना डीप में नहीं पूछेगा, उतना सिक्वेंसली यहाँ से नहीं आएगा, बट कुछ जगहों के नाम ध्यान रखना, जैसे मसूलीपट्टनम 1605, श्रीलंका 1658, है ना, ये एक क्वेश्चन पूछ लेता है। एक ये मलक्का वाला क्वेश्चन पूछ लेता है ना। और सूरत वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, सूरत आपको ध्यान रखना है ना, सूरत का पॉइंट ध्यान रखिएगा। सूरत आपसे पूछ लेंगे कि सूरत ब्रिटिशर्स कब आए हैं और ये लोग कब आए हैं, है ना। ठीक है, बिमलीपट्टनम, कराईकल, चिंसुरा, कासिम बाजार, पटना, बालासोर, नागपट्टनम, कोचीन ध्यान रखना है, कोचीन आपसे पूछेगा। 1663 में कोचीन ऑक्यूपाई किया या वहां पे अपना ट्रेड सेंटर ओपन किया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। देखिए, अगर हम बात करें पुर्तगालों के व्यापार की, तो पुर्तगालों के व्यापार को समाप्त करने का काम किसने किया है, डचों ने किया। एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, द एंडिंग ऑफ पोर्तुगीज ट्रेड इन इंडिया इज डन बाई डच। डच लोगों ने ही पुर्तगालियों के व्यापार को क्या किया है, समाप्त किया है या उसे श्रिंक कर दिया है। ठीक है, और इन लोगों ने जकार्ता को जीता है 1619, यानी जो मैंने आप लोग बताया है स्पाइस आइलैंड। श्रीलंका को जीता है 1658 1658 में।
भारतीय क्षेत्र यानी आप लोग देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे जो क्षेत्र हैं, इनमें मैक्सिमम जो रीजन है वो सारे ईस्टर्न कोस्टल इंडिया के हैं। पूर्वी तटीय क्षेत्र के ये जितने भी बंदरगाह थे, यानी वो क्षेत्र जहां से ट्रेड होता था पुर्तगालियों का, उन्हें इन्होंने क्या कर लिया है, ऑक्यूपाई किया है। ठीक है, तो अब जैसे ये धीरे धीरे वेस्ट में भी आए, पश्चिम में भी आए, तो कोचीन जैसे आप लोग देख रहे हैं, कोचीन को इन्होंने ऑक्यूपाई किया। तो इस तरह से इन्होंने पहले ईस्ट वाले, फिर वेस्ट में भी बढ़े, श्रीलंका भी को भी इन्होंने ऑक्यूपाई किया। तो ये चीज क्लियर हो जाती है कि पोर्तुगीज को समाप्त करने वाले जो लोग थे वो कौन थे, डच थे। क्लियर, उन्हीं से सीखे थे, उन्हीं का अनुसरण, क्योंकि देखिए उनकी वीकनेस, उनकी स्ट्रेंथ, इन सारी चीजों की टो ले चुका था फर्स्ट पर्सन कॉर्नेलियस डी हाउटमैन, क्योंकि वो एक स्पाई की तरह वहां पर था। 8 सालों तक वो पुर्तगाल में रहा और वहां पे पुर्तगालियों से कई चीजें उसने सीख ली थी, है ना। समुद्र में कहाँ पे सुनामी आती है, कहाँ पे तूफान आते हैं, कहाँ पे हमें दुश्मन मिलेंगे, कहाँ पे अच्छे लोग मिलेंगे, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आने वाली थी, ये सारी चीजों को वो सीख चुका था। क्लियर, तो जो समस्याओं का सामना करना पड़ा पोर्तुगीज को, वो समस्याओं से सामना नहीं करना पड़ा किन्हें, डचों को। क्लियर, जैसे ये चीजें होती है, अगर कोई पहली बार जो काम करता है ना, उसे कुछ ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है, और जो उसके पीछे आता है उसे फिर थोड़े से प्रॉब्लम्स कम हो जाते हैं, उसका अनुसरण करते हुए वो भी इजीली कर लेता है। इसलिए डिस्कवरर जो होते हैं ना, वो काफी इंपॉर्टेंस होते हैं और उन्हें काफी महानता दी जाती है, क्योंकि उन्होंने पहली बार वो काम किया है, तो ऑब्वियसली उन्हें कई सारी प्रॉब्लम फेस करनी होगी। चाहे कोई ने छोटी सी चीज डिस्कवर की हो, चाहे किसी ने बहुत बड़ी चीज डिस्कवर की हो, बट उन लोगों ने अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो काफी फेस की होती है उस सारे काम में। इसलिए पुर्तगालियों को हम ज्यादा महानता देते हैं, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया, एक न्यू रूट को उन्होंने डिस्कवर किया है। उस टाइम में, जिस टाइम में इतनी फैसिलिटी नहीं थी, इतने इक्विपमेंट्स नहीं थे, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बात बताई आप लोगों की, पुर्तगालियों के व्यापार को समाप्त किया है किसने, डचों ने। इन्होंने उन सारे जगहों को ऑक्यूपाई किया जिन जगहों पर बैठे हुए थे पोर्तुगीज। क्लियर, इसका कारण क्या था, हाउ दे ऑक्यूपाई एंड हाउ दे सरपासिंग पोर्तुगीज। तो इसका जो आंसर होगा वो ये, सिर्फ इतना सा आंसर ये होगा कि दे हैव अ स्ट्रॉन्ग नेविगेशनल पावर, क्योंकि उनके पास एक मजबूत नेविगेशनल पावर वो स्टेब्लिश कर चुके थे। क्लियर, उन्होंने एक बड़ी मात्रा में फंड एराइज कर चुके थे, उन्होंने एक बड़ी नेवी बना ली थी, एक बड़ी आर्मी बना ली थी, एक बड़ा बैंक वो बना चुके थे। तो वो स्ट्रांग हो चुके थे इंटरनली, है ना, इंटरनली स्ट्रांग हो चुके थे, और सबसे खास बात नेविगेशनली वो स्ट्रांग हो चुके थे। इसलिए उन्होंने इजीली क्या किया है, या इजीली तो नहीं बट धीरे धीरे पोर्तुगीज को सरपास करते गए हैं। ठीक है, अगर अंग्रेजों के साथ अब इनके संघर्ष की बात करें तो अंग्रेजों के साथ भी इनके संघर्ष हुए हैं, बट अब देखिए पोर्तुगीज को तो इन्होंने सरपास कर दिया, अब उनके एक्चुअल में एनिमी बचे ही कौन थे इंडिया में, अब उनके एनिमी थे ब्रिटिशर्स, उनके दुश्मन कौन थे, अंग्रेज थे। क्लियर, उनके दुश्मन अंग्रेज थे। पोर्तुगीज डचों की बात करें तो डच काफी समझदार लोग थे, इंडियन रूलर्स के साथ और इंडियन ट्रेडर्स के साथ इन्होंने अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन किए थे, इनके साथ संबंध नहीं बिगाड़े थे जैसे कि पुर्तगालियों ने किया। पुर्तगालियों ने जेमोरिन के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं रखे, और इंडियन ट्रेडर्स के साथ, है ना, अरेबियंस जो ट्रेड कर रहे थे उन्हें इन्होंने खदेड़ा है, तुर्कियों को खदेड़ा है ना, इजिप्शियंस को भी युद्ध में पराजित किया। इवन इंडियन रूलर्स की बात करें तो बहादुर शाह जो गुजरात का एक रूलर था, या महमूद बेगाड़ा के साथ युद्ध लड़ा 1509 में, और जो आपका रूलर था गुजरात का नीनो डी कूना ने उसे भी क्या किया था, मार डाला था, समुद्र में डुबाकर मार डाला था। तो इस तरह से ना इंडियन रूलर्स के साथ और खासतौर से मुगल्स, जहांगीर, इन सभी के दौरान इनके रिलेशनशिप काफी बिगड़ गए थे मुगल्स के साथ। शाहजहां के टाइम पे तो पुर्तगाली बस्ती जो थी, या पुर्तगाली जो ट्रेड सेंटर था हुगली में, वहां से उन्हें खदेड़ा गया था, भगाया गया था कासिम खां के द्वारा। तो इन सारी चीजों से हम ये समझ रहे हैं कि इंडियन रूलर्स के साथ, इंडियन ट्रेडर्स के साथ इन लोगों का जो बिहेवियर था वो ठीक नहीं था। क्लियर, काफी बेकार या क्रूअलिटी इन लोगों ने दिखाई थी इंडियंस के साथ। वहीं डचों की बात करें तो काफी नरम व्यवहार था, और इंडियन रूलर्स और इंडियन ट्रेडर्स के साथ, इंडियन पब्लिक के साथ इन्होंने अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन किए हुए थे। तो प्रॉब्लम कहां पर आई है, देखिए डचों का जो पतन हुआ है, अगर उस बात पर गौर करें
डचों के पतन की अगर गौर करी जाए बात कि आखिर इनका पतन कैसे हुआ, जब सब कुछ ठीक था तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पर आई? प्रॉब्लम आई है 1717 में। और अब आप लोगों के लिए सारी कहानी क्लियर हो गई होगी। अगर मैं कोई एक सन लिख दूं ना तो आप समझ ही जाते होंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को इतना फोकस कराया है टाइम पर, घटनाओं पर, तो अब अगर जो लोग शुरू से चीजें पढ़ रहे हैं वो लोग समझ ही गए होंगे कि 1717 में क्या खास हुआ था। इन 1717 व्हाट द मोस्ट इंपोर्टेंट इवेंट वाज हैपेंड इन इंडियन हिस्ट्री। क्लियर? तो ऐसी क्या महत्वपूर्ण घटना हुई थी भारतीय इतिहास में इन 1717, आप लोग समझ ही गए होंगे सन को देखकर। और उसका क्या इफेक्ट हुआ था डच ट्रेडर्स पर या डच व्यापार पर। तो अब आप लोग ध्यान रखिए और मैं एक बार और रिवाइज करा देता हूं। इन 1717 में द मुगल रूलर हु रूल्ड इन मुगल एम्पायर वाज फर्रुखसियर। एंड फर्रुखसियर जो था उस समय मुगल बादशाह था। और ऐसा है इतिहास में, ऐसा बताया जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि एक बड़ा सा दल ब्रिटिशर्स का, अंग्रेजों का एक बड़ा सा दल फर्रुखसियर से मिलने गया। फर्रुखसियर से कुछ पर्टिकुलर परमिशंस वो चाहते थे, कुछ पर्टिकुलर सुविधाएं वो चाह रहे थे। क्लियर? और ये कई सारे उन्होंने अटेम्प्ट किए थे, बट दे वर नॉट गेट सक्सेस। क्लियर? अर्लियर 1717 के पहले भी काफी अटेम्प्ट किए गए थे, बट दे वर नॉट सक्सीड, उन्हें सफलता नहीं मिल पाई थी। क्लियर? अब 1717 में जब ये लोगों का एक दल गया वहां पर, तो उस टाइम पर उनके साथ एक डॉक्टर भी था, एक वैद्य भी था। और फर्रुखसियर जिसे एक फोड़ा हुआ था, है ना, उसे एक फोड़ा हुआ था और उस फोड़े का इलाज किया था उस ब्रिटिश डॉक्टर ने, जिससे फर्रुखसियर काफी खुश हुआ। और काफी खुश होने के बाद उसने क्या किया, उसने ब्रिटिशर्स को कई सहूलियतें दे दी, कई परमिशंस दे दी थी। क्लियर? और इन परमिशंस को, इस फरमान को, जिसे हम रॉयल फरमान या शाही फरमान बोलते हैं, इस फरमान के माध्यम से अंग्रेजों के लिए, ब्रिटिशर्स के लिए या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए इंडिया में ट्रेड करना काफी सरल हो गया था, काफी प्रॉफिटेबल हो गया था। सरल भी हुआ है और प्रॉफिटेबल भी हुआ है। क्योंकि सरल इसलिए हुआ है क्योंकि अब उन्हें बार बार अलग अलग जगहों पर रोका टोका नहीं जा रहा है। प्रॉफिटेबल इसलिए हो गया क्योंकि अब टैक्स देने की जरूरत नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस शाही फरमान के? दैट वर इशूड बाय फर्रुखसियर इन 1717। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन इज दैट ओनली 3000 रुपीज एनुअली गिवन बाय इन अ ईयर। सॉरी, तो इसको मैं सही से बोलता हूँ, जो मैंने उल्टा सीधा बोल दिया कि एनुअली आपको पे करना है कितना, 3000 रुपीज। क्लियर? एनुअली आपको 3000 रुपीज पे करना है और पूरे के पूरे बंगाल में आपको फ्रीली ट्रेड करने का मौका मिल रहा है बिना टैक्स दिए। क्लियर? ओनली 3000 रुपीज इफ यू पे देन यू कैन फ्रीली ट्रेड इन बंगाल। क्लियर? और बंगाल का मतलब सिर्फ आज का बंगाल नहीं है। अगर आप बात करें बंगाल की, तो वो जो बंगाल है उसमें बांग्लादेश भी है, उसमें उड़ीसा भी है, उसमें बिहार भी है। क्लियर? तो ये बड़ा सा एक क्षेत्र था। उस बड़े से क्षेत्र में दे हैव राइट टू फ्रीली ट्रेड। क्लियर? अब आप समझ सकते हैं कि कितना प्रॉफिट उन्होंने अर्न किया होगा फ्री ट्रेड का, क्योंकि बिना टैक्स दिए व्यापार कर रहे थे। सिर्फ 3000 रुपए उन्हें दे देना था साल भर में। और इवन और भी कई सारे प्रोविजंस थे, लाइक आफ्टर गिविंग 10,000 रुपीज इन अ ईयर दे कैन ट्रेड इन सूरत। सूरत में फ्रीली व्यापार कर सकते थे। सिर्फ 10,000 रुपए दे दो और फ्रीली व्यापार करो। वन मोर इंटरेस्टिंग प्रोविजन इज दैट कि द कॉइन्स दैट दे मिंट इन बॉम्बे, these coins are circulated in the whole मुगल एम्पायर। पूरे मुगल साम्राज्य में उन सिक्कों को सर्कुलेट किया जाएगा जो ढाले जा रहे थे ब्रिटिशर्स के द्वारा। कहां पर? बॉम्बे में। क्लियर हो गई बात इतनी? तो ये कुछ ऐसे प्रोविजंस, ऐसी सहूलियतें दे दी इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशर्स को जो नहीं दी जानी चाहिए थी। ऑब्वियसली इससे काफी नुकसान हुआ। सबसे पहले बंगाल के सुल्तान का, बंगाल के नवाबों का, जो वहां पे 1717 में आप लोग पता है 2 घटनाएं हुई थी। एक तो मुर्शिद कुली खान को भी अपॉइंट कर दिया था एज अ सूबेदार और फिर वो इंडिपेंडेंट हो गया था, स्वतंत्र हो गया था। और दूसरी घटना ये 1717 की। 2 पैरेलल इंटरेस्टिंग इवेंट हुए हैं बंगाल में, है ना। अच्छा, तो ये सारी चीजों का इम्पैक्ट डचों पे कैसे पड़ेगा? एब्सोल्युटली पड़ेगा, क्योंकि डच जो ट्रेडर्स हैं अब
डच ट्रेडर्स को थोड़ी ये सहूलियत मिली, ये तो किसे मिली है, ब्रिटिशर्स को मिली है। अब डचों को तो टैक्स देना पड़ रहा है, ब्रिटिशर्स को नहीं देना पड़ रहा है। इससे क्या होगा, इससे डचों का जो ट्रेड है वो महंगा होगा। क्लियर, वो टैक्स देंगे तो टैक्स उन पर लग रहा है, वो जब यहां से एक्सपोर्ट कर रहे हैं चीजों को तो उनको टैक्स देना पड़ रहा है। क्लियर, उनके प्रोडक्ट्स महंगे हैं, यूरोप में अब वो नहीं बिकेंगे। क्लियर, ब्रिटिशर्स के प्रोडक्ट सस्ते होंगे, बिना टैक्स के ये लोग परचेस करके भेज रहे हैं, तो इनके प्रोडक्ट्स क्या होंगे, सस्ते बिकेंगे। क्लियर, और अगर वो कोई चीज यूरोप से ला रहे हैं तो उस पर भी टैक्स इन्हें नहीं देना पड़ रहा है, इन्हें देना पड़ रहा है। तो बेसिकली ये बात क्लियर हो गई है कि डचों को नुकसान हुआ है किस फरमान से, इस रॉयल फरमान से, इनके ट्रेड पर इफेक्ट हुआ है। और इसी कारण इनमें और ब्रिटिशर्स में अब प्रतिस्पर्धा होने लगी है इन दोनों के बीच में। क्लियर, किन दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा होने लगी है, डचेस एंड ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों और डचों के बीच में एक तीखी प्रतिस्पर्धा है। दोनों के बीच में डिस्प्यूट्स बनेंगे धीरे धीरे, दोनों के बीच में धीरे धीरे संघर्ष होंगे। क्लियर, और यही जो राइवलरी है ये धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और फाइनली ये दोनों फिर मिल जाते हैं युद्ध के मैदान पर। क्लियर, तो युद्ध के मैदान पर फिर इन लोगों की मुलाकात होती है। एक युद्ध यहाँ पर भी होता है, बैटल ऑफ चुनसुरा कहते हैं, लगभग 1757 के अराउंड ये बैटल ऑफ चुनसुरा भी होता है ना। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है, अगर हम बात करें अंग्रेजों और डचों के संघर्ष का, अंग्रेजों और डचों के कॉन्फ्लिक्ट का, जिसके बाद डच जो थे वो इंडिया से पूरी तरह से क्या हो गए, बाहर हो गए, और उन्होंने फोकस सिर्फ रखा कहाँ पे, इंडोनेशिया में, और इंडोनेशिया में ही वो लोग ट्रेड करते रहे, वहीं से वो इनकम जनरेट करते रहे। समझ गए ना। तो उन्होंने फिर कभी भी इंडिया में फोकस नहीं किया, और वो जो इवेंट है वो इवेंट है बैटल ऑफ बेदरा। तो यहां पे लिख देता हूं बैटल ऑफ बेदरा। That battle was fought between Britishers and Dutch, or that was happened in 1759। 1759 में बेदरा के युद्ध में डचों को पराजित किया था, डचों को बुरी तरह हरा दिया था, और डचों को हरा दिया था इस युद्ध में। इसके बाद डचों का इंडिया से क्या हो चुका था, खात्मा हो चुका था। क्लियर, ये पॉइंट ध्यान रखना है। डचों के पतन का कारण एक है 1717 वाला शाही फरमान, उसके बाद राइवलरी बढ़ती जा रही थी, इसके बाद जो प्रतिस्पर्धा है वो बढ़ती जा रही थी, और फाइनली इन्हें ये लोगों का जो युद्ध वो एब्सोल्युटली होना ही था, है ना। तो और वही हुआ, चुनसुरा में युद्ध हुआ, फिर बेदरा में युद्ध हुआ, और इस युद्ध में फाइनली यहाँ पे डचों का खात्मा इंडिया से हो गया, और डच फिर फोकस्ड थे कहाँ पे, इंडोनेशिया पे। तो यहाँ पे हमने बात की है, ज़्यादा कुछ यहाँ पे है नहीं डचों के बारे में बात करने के लिए। तो इतनी ही खास बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखना है, कुछ इवेंट्स ध्यान रखना है। 1596 में कार्नेलियस डी हूटमैन आया था इंडोनेशिया के सुमात्रा में, इंडिया नहीं आया था, है ना। ये बात ध्यान रखिएगा। हमने पढ़ा, हम बोल इस तरह से रहे हैं कि फर्स्ट डच सिटीजन हु केम इन इंडिया, एक्चुअली इंडिया नहीं है, कहां पर है, इंडोनेशिया है, ईस्ट इंडीज है वो। क्लियर, बट कई बुक्स में आपको ना ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा कि फर्स्ट डच हु विजिट इन इंडिया, तो आंसर कार्नेलियस डी हूटमैन आएगा। क्लियर, चलिए अब हम बात करें तो फर्स्ट फैक्ट्री की बात की जाए तो 1605 में, लेकिन इन लोगों ने अपनी फैक्ट्री, अपनी कंपनी कब बनाई, 1602 में, 1602 में। 1605 में इंडिया आ गए थे। इंडिया में कहाँ आ गए थे, मसूलीपट्टनम में। ठीक है, इंडिया आए हैं 1605 मसूलीपट्टनम में, और फिर ये सारे के सारे ट्रेड सेंटर्स मैंने आप लोगों को बताया, मसूलीपट्टनम 1605, पुलिकट, सूरत, बिमलीपट्टनम, कराईकल, चिंसुरा, कासिम बाजार, है ना। ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना है। और फिर जो संघर्ष की बात की है वो संघर्ष ध्यान में रखना है। क्लियर, सिक्के ढालने का काम कहाँ से शुरू किया था, ये चीज ध्यान रखिएगा। सिक्के ढाले थे इन्होंने आपके कासिम बाजार, सॉरी सिक्के ढाले थे कहाँ पे इन्होंने, पुलिकट में इन्होंने सिक्के ढलाई का काम शुरू किया था, जिन्हें क्या कहा जाता था, पेगोडा। तो इन्होंने पेगोडा नाम के जो सिक्के थे वो पुलिकट में ढालने शुरू किए थे। क्लियर, दे मिंटेड द कॉइन्स ऑफ पेगोडा इन पुलिकट। कासिम बाजार की अगर बात की जाए तो कहां पर है, बंगाल में है, और कासिम बाजार से
ये लोग किया करते थे किस चीज का ट्रेड, देखिए फोकस थे ना किस चीज पे, ट्रेड पे। ट्रेड दो चीजों का, एक सिल्क का, सिल्क के मामले या टेक्सटाइल के मामले में इंडिया को सेंटर बनाया था। तो रेशम बनाने का जो उद्योग था, सिल्क मेकिंग जो इंडस्ट्री थी, वो इन्होंने कहाँ पे शुरू की थी, कासिम बाजार में। तो कासिम बाजार में इन्होंने सिल्क मेकिंग इंडस्ट्री शुरू की थी। क्लियर, रेशम बनाने का कारखाना, रेशम बनाने का उद्योग कहाँ पे, कासिम बाजार, वेस्ट बंगाल में। व्यापार व्यवस्था की अगर बात की जाए, इनका जो ट्रेड सिस्टम था, इनका जो व्यापार पद्धति थी, वो जो थी वो कार्टेल पद्धति थी, वो एक प्रकार की कार्टेल सिस्टम पर बेस्ड थी। दैट इजीली वी कैन से लाइक कोऑपरेटिव सिस्टम। किस प्रकार का सिस्टम था ये, एक सहकारिता पर आधारित इनकी व्यापार पद्धति थी। ये चीज ध्यान रखिएगा कि द ट्रेड सिस्टम ऑफ डचेस इज बेस्ड ऑन, द ट्रेड सिस्टम ऑफ डच इज बेस्ड ऑन कोऑपरेटिव सिस्टम या कार्टेल सिस्टम, जिसे सहकारिता पद्धति बोलते हैं। अब ये क्या होता है, तो आप लोग इस तरह से समझें। मान लो जैसे आप सुनते हैं ना सहकारी ऑर्गेनाइजेशन, सहकारी संस्था, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये होता है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें मान लो कि 10 लोगों ने वो ऑर्गेनाइजेशन शुरू की है। जैसे डच कंपनी शुरू हुई 10 लोगों के द्वारा, और 10 लोगों ने शुरू की है, तो जो प्रॉफिट होगा वो 10 में क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर शेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। उन्होंने जितना इन्वेस्टिंग की होगी, जितने शेयर्स उन्होंने लगाए होंगे, उसी हिसाब से, उसी रेशो के हिसाब से उन्हें प्रॉफिट शेयर किया जाता है। किस ऑर्गेनाइजेशन में, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में। क्लियर, तो ये एक चीज होती है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की, और इसी तरह की इनकी कंपनी थी जो एक सहकारी सिस्टम पर आधारित थी, जिसमें जो प्रॉफिट होता था वो शेयर के हिसाब से, उनके इन्वेस्टिंग शेयर के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। और ये चीज ध्यान रखिएगा कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाली कंपनी ही कौन सी थी, डचों की थी। डचों की जो कंपनी थी ये अपने लोगों को काफी प्रॉफिट दिया करती थी ना, तो अच्छा खासा मुनाफा मिलता था इन लोगों को इस कंपनी के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्कस किया हमने डचों के बारे में। अब हम बात करेंगे थर्ड अराइवल्स की, थर्ड जो अराइव्स जो आए हैं यूरोप से इंडिया में, और उनके बारे में ही आपसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, क्योंकि वो सिर्फ ट्रेड करने के उद्देश्य से तो आए थे, लेकिन सिर्फ ट्रेड तक ही सीमित नहीं रहे। इन लोगों ने साथ में इंडिया में ट्रेड के अलावा और क्या किया है, और एडमिनिस्ट्रेशन भी कर दिया है, प्रशासन भी कर दिया है, इंडिया की पॉलिटिकल कंडीशन पर पूरा अपना ऑक्यूपेशन कर लिया है, कंट्रोल कर लिया है। क्लियर, तो अब हम उन्हीं तीसरी शक्ति की बात करेंगे, द थर्ड पावर हु केम फ्रॉम यूरोप टू इंडिया, एंड दैट पावर इज नोन एज ब्रिटिश पावर। तो अब हमारा फोकस होगा अंग्रेजों पर या ब्रिटिशर्स पर, जिन्होंने इंडिया को अपने नियंत्रण में रखा, अपने कंट्रोल में रखा लगभग 200 साल। तो लगभग 200 साल की गुलामी हमने झेली है, किसकी, अंग्रेजों की। शुरू के 100 साल हैं 1757 से 1857, अगले जो 100 साल हैं वो 1857 से 1947। इट मीन्स लगभग 90 ईयर हो जाएंगे, 100 ही मान लेते हैं अपन, क्योंकि इसके पहले भी ये लोग तो आ गए थे 1608 में ही, बट इनका जो ऑक्यूपेशन हुआ वो 1757 से, वो आफ्टर द बैटल ऑफ पलासी, एग्जैक्टली 1664 बैटल ऑफ बक्सर, है ना। बंगाल पढ़ा है ना हम लोगों ने, हमें पता है बक्सर के युद्ध के बाद ही इन लोगों ने क्या किया था, इनडायरेक्टली कंट्रोल किया था, है ना। सॉरी, बक्सर के युद्ध के बाद इन लोगों ने हाँ, पलासी के युद्ध के बाद तो इनडायरेक्टली कंट्रोल हुआ था, बक्सर के युद्ध के बाद भी हालांकि ये लोग चल रहे थे। फिर 1772 में इन्होंने क्या किया था कि पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लिया था बंगाल को। वहां के जो नवाब थे, नज्म जैसे मीर जाफर के पुत्र थे वो, तो उन्हें भी वहां से क्या किया था, उन्हें पेंशन दे दी गई थी 16 लाख एनुअली, और फिर वहां पर ये लोग पूरी तरह से ऑक्यूपाई कर लिए थे। ठीक है, 1672 में, 1672 में। हालांकि इनडायरेक्टली कंट्रोल तो 57 से ही हो गया था, है ना। इनडायरेक्टली 57 में इन्होंने मीर जाफर को अपॉइंट कर ही दिया था। फिर 64 में इन्होंने युद्ध जीत लिया, और वहां पर धीरे धीरे 65 में इन्होंने डुअल गवर्नमेंट सिस्टम शुरू कर दिया था, द्वैध शासन प्रणाली। तो पूरा कंट्रोल तो 57 से हो गया था, बट इनडायरेक्टली बोल रहे, नाम मात्र के लिए राजा नवाब बनता था। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे ब्रिटिशर्स के बारे में, अंग्रेजों के बारे में, और एक खास टॉपिक है इसलिए काफी अच्छे से हम इसको डिस्कस करेंगे, सीक्वेंस में चीजों को पढ़ेंगे, और लगभग कई सारे इवेंट्स हैं जो हम बात करेंगे, 30 से भी ज्यादा इवेंट्स हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अंग्रेजों के विषय में। ठीक है, चलिए।